आज हम लोग देखेंगे जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। ये फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है फिजिक्स का। नाम आता है इसका फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? देखिए, फ्लूइड जो है वो फ्लो से निकला हुआ है, यानी कि जो चीज फ्लो हो जाए वो क्या कहलाएगा? फ्लूइड कहलाएगा। कौन कौन सी चीज फ्लो होती है? कौन कौन सी चीज फ्लो होती है भाई? लिक्विड फ्लो हो सकता है और गैसेस फ्लो हो सकती है। लिक्विड भी फ्लो हो सकता है और गैसेस भी फ्लो हो सकती है। इसका मतलब ये दोनों फ्लूइड में आते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर में हम केवल लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लिक्विड के बारे में। गैसेस के बारे में इस चैप्टर में हम नहीं पढ़ेंगे। इसके आगे चैप्टर आते हैं थर्मो वगैरह, उसमें हम लोग गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लूइड क्या होते हैं? जो फ्लो हो जाएंगे उनको हम लोग बोलेंगे फ्लूइड। जो चीज फ्लो होती है वो क्या कहलाएगी? फ्लूइड कहलाएगी। ठीक है ना? अब देखिए, फ्लूइड, लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड होते हैं। आपने लिक्विड का देखा होगा, जिस वेसल में आप उसको फिल करते हैं उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई या शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ऐसे ही गैसेस को आप जिस वेसल में रखते हैं उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं। यानी कि फ्लूइड वो है कि जिसको जिस भी फ्लूइड को कभी भी किसी भी वेसल में डालेंगे तो वो हमेशा उस वेसल का शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसा वेसल का शेप वैसा ही लिक्विड का शेप हो जाएगा या फ्लूइड का शेप हो जाएगा। तो इसमें हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं? इस पूरे चैप्टर में हम लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, कौन सा लिक्विड हो गए? इस पूरे चैप्टर में हम लिक्विड को आइडियल मानेंगे। अब ये आइडियल लिक्विड क्या होता है? लिक्विड को हम लोग क्या मानेंगे? आइडियल लिक्विड मानेंगे। अब आइडियल वर्ड लग गया तो इसकी कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होती होगी जो हमको मालूम होनी चाहिए। आइडियल लिक्विड का मतलब होता है, आइडियल लिक्विड में दो प्रॉपर्टी होती है। लिक्विड इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, और लिक्विड नॉन विस्कस होना चाहिए। लिक्विड क्या होना चाहिए? नॉन विस्कस होना चाहिए। अब इन दोनों चीजों को जरा हम स्टडी करते हैं कि भैया ये बता क्या रहा है, इसका मतलब क्या है। देखिए, इनकंप्रेसिबल लिक्विड का मतलब है कि अगर लिक्विड पर प्रेशर बढ़ाए और उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज ना हो। भाई आप क्या करते हो? लिक्विड का प्रेशर बढ़ाते, गैस का प्रेशर बढ़ाते हो, प्रेशर बढ़ाते वॉल्यूम कम होने लगता है, लिक्विड क्लोज होने लगते हैं, डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इनकंप्रेसिबल का मतलब है, इनकंप्रेसिबल का मतलब है कि ऑन अप्लाइंग प्रेशर, ऑन अप्लाइंग प्रेशर देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। समझ में आ गया? तो इनकंप्रेसिबल लिक्विड का मतलब है कि प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अब ये नॉन विस्कस क्या है? देखिए, लिक्विड में आगे जाके हम लोग चैप्टर में विस्कोसिटी में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ी सी चीजें बता देता हूं कि नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है। एक्चुअली मैं अगर मोटी मोटी लैंग्वेज में बोलूं कि लिक्विड में, लिक्विड क्या होता है? देखिए, लिक्विड में लेयर्स होती हैं। जैसे मैं यहां पर लिक्विड बनाऊं तो ऐसे बनाते हैं ज्यादातर हम लोग, लिक्विड ऐसे बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते? अब ये देखो, लिक्विड की लेयर्स दिखाई दे रही कि नहीं दे रही? तो होता क्या है कि जैसे दो लेयर है तो इन दोनों के बीच में लेयर के पैरेलल यानी कि टेंजेंशियल एक फोर्स लगता है, उसको हम क्या देते हैं मोटी लैंग्वेज में? फ्रिक्शन फोर्स। उस फ्रिक्शन फोर्स को ही हम विस्कस फोर्स बोलते हैं और ये प्रॉपर्टी विस्कोसिटी कहलाती है। मतलब नॉन विस्कस का मतलब है कि लिक्विड में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। लिक्विड में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे चल के और पढ़ेंगे। इतना समझ जाइए कि नॉन विस्कोसिटी का मतलब, विस्कस का मतलब विस्कोसिटी नहीं है, अंदर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। इसकी आगे की प्रॉपर्टी जब हम विस्कोसिटी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। अब ये तो बात हो गई हमारी आइडियल लिक्विड की। अब देखिए, आइडियल लिक्विड क्या होता है? इनकंप्रेसिबल होता है और नॉन विस्कस होता है। तो अगर कोई पूछे, आपसे अचानक पूछ दिया, बताओ जरा आइडियल लिक्विड क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? इनकंप्रेसिबल होना चाहिए लिक्विड और नॉन विस्कस होना चाहिए।
अब आपसे पूछते हैं इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है? प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर अप्लाई करने पर उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कोई चेंज हो रहा है तो इनकम्प्रेसिबल नहीं होगा, ठीक है। और नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है? नॉन विस्कस का मतलब होता है कि लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं, वो वहां पर एब्सेंट होना हो, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन विस्कस, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आता है प्रेशर। प्रेशर देखिए, आपको क्लास 10th में या 11th में भी आपने प्रेशर के बारे में पढ़ा हुआ है। प्रेशर में टीचर्स बोलते हैं कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू हम F अपॉन ए लिख सकते हैं। क्या ये सही है? चलिए दूसरा फॉर्मूला लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। क्या ये सही है? चलिए तीसरा लिख देते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ये फार्मूला सही है, दोनों गलत है। ध्यान रखिएगा, प्रेशर में फोर्स जो लेते हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि प्रेशर अगर ले रहे हैं तो उसका मतलब फोर्स कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। फोर्स कैसा होगा? परपेंडिकुलर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब कभी भी हम प्रेशर लेंगे तो फोर्स हमेशा कैसा होगा? परपेंडिकुलर। कैसा होगा? परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो प्रेशर निकालते समय हमें यह याद रखना है कि जो फोर्स लेंगे हम परपेंडिकुलर फोर्स लेंगे, ठीक है। अब देखिए, कुछ बेसिक है वो बता देता हूं कि प्रेशर की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर होती है। न्यूटन मतलब फोर्स, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल। इसी को क्या बोलते हैं? पास्कल, ठीक है। कुछ और यूनिट होती है जैसे 1 एटीएम, इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, या इसको लिख सकते हैं 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक और होती है बार, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है, या लिख सकते हैं 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एक कॉमन यूनिट्स होती हैं जो आपके न्यूमेरिकल में यूज हो, ठीक है। ये एक कॉमन यूनिट होती है जो आपके न्यूमेरिकल में क्या होंगी? यूज होंगी, ठीक। अब इसके आगे हम देखते हैं। अब बात चल रही है प्रेशर की, और दोस्तों इसमें जो न्यूमेरिकल आता है ना फ्लूइड में प्रेशर के रिगार्डिंग, वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है। कंसेप्ट अगर आपको आता है तो आप न्यूमेरिकल निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब हम दो जगह प्रेशर देखेंगे। दो जगह का मतलब, आप लिक्विड में वर्टिकल प्रेशर देख सकते हैं कि जब आप लिक्विड की फ्री सरफेस के नीचे आएंगे तो प्रेशर कम होगा कि बढ़ेगा, या हॉरिजॉन्टल देखेंगे। जैसे मैं एक फ्री डायग्राम बनाता हूं आपको। ये मान लीजिए लिक्विड है, सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएशन इन प्रेशर विद डेप्थ। वेरिएशन इन प्रेशर विद डेप्थ। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लिक्विड एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा तो उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ही, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को P0 लिखते हैं हम लोग, ठीक है, जनरली जो बुक्स में लिखे हुए हैं। अब देखिए, जैसे मैं कहूं आपसे कि ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B, ठीक है। आपसे पूछ रहा है, मान लीजिए A पर प्रेशर है P0, अब पूछ रहा बताइए B पर प्रेशर अगर P है तो P की वैल्यू क्या होगी, या B पर प्रेशर कितना होगा, ठीक है। और ये जो डेप्थ दे रखी है ये H दे रखी है। कितनी दे रखी है? लिक्विड रुका हुआ, ध्यान देना, लिक्विड रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लिक्विड कैसा है? रुका हुआ है। रुका हुआ का मतलब ना लिक्विड ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ना उधर जा रहा है, अपनी जगह रुका हुआ,
शांति से बैठा हुआ, ठीक। पूछ रहा बी पर प्रेशर बताइए। तो हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी काल्पनिक मनगढ़ंत एक सिलेंडर, मनगढ़ंत एक सिलेंडर हम लोग क्या कर देते हैं, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। अब जैसे ये एच हाइट, तो हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ इमेजिनेशन कर लेंगे, एच हाइट का एक सिलेंडर बना लेंगे, एच हाइट का एक सिलेंडर बना लेंगे। बनाइए, हम इसको बाहर ले जाते हैं, जूम को मतलब बाहर ले जाते हैं, बाहर लाके हम जब बनाएंगे तो हमें सारी क्लियरिटी आ जाएगी। क्या ये मान लीजिए, ये जो सिलेंडर है यहां बना रहे हैं, कोई दूसरा सिलेंडर नहीं बना रहे। क्या है, हाइट सिलेंडर की एच, इसके अंदर ये लिक्विड, अच्छा सरफेस का एरिया कितना है, ठीक, सरफेस एरिया कितना है, ठीक। देखिए इस लिक्विड की डेंसिटी रो मान लेते हैं। अब एक चीज बताइए, क्या ध्यान रखिएगा, जैसे ये लिक्विड के अंदर होगा तो अगर मैं बोलूं इस सरफेस पर फोर्स कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर। मैंने क्या बताया था, फोर्स, प्रेशर में फोर्स हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ध्यान दीजिएगा, इस वाली सरफेस नीचे वाली पर फोर्स लगेगा ऊपर, फोर्स लगेगा ऊपर, ऊपर वाली सरफेस पर फोर्स लगेगा नीचे, ठीक है। अब देखिए इसका वेट कितना होगा, mg, वो कहां लगेगा, नीचे लगेगा। अब देखिए लिक्विड रुका हुआ है, अगर रुका हुआ है तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। आपने पढ़ा है ना, आपने पढ़ा होगा किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स क्या होता है, m इंटू ए। किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स क्या होता है, m इंटू ए। ये F क्या है, F नेट, मतलब बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स। अब क्योंकि ये सिलेंडर रुका हुआ है, लिक्विड रुका हुआ है, तो एक्सीलरेशन दोस्तों क्या होगा, जीरो। एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। रुका हुआ तो एक्सीलरेशन जीरो, सिंपल। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स निकालेंगे वो इक्वल जीरो आना चाहिए। अब नेट फोर्स इक्वल जीरो आने का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूं ये एक बॉडी है, ध्यान से सुनिएगा, मैकेनिक्स में पढ़ा होगा फिर भी बताइए। ये एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स लग रहा है F1 इधर और F2 इधर लग रहा है, और कह रहे हैं कि ये बॉडी ए एक्सीलरेशन से इधर जा रही है, मान लीजिए। तो हम इक्वेशन में क्या लिखते हैं, F नेट इज इक्वल टू ma। F नेट का मतलब देखिए जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है वो वाला फोर्स हमेशा दूसरे वाले फोर्स से ज्यादा होता है, मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू m इंटू ए। और अगर मैं कहूं कि ये जो बॉडी है ये रुकी हुई है, अगर भैया रुकी हुई है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। तो a की वैल्यू जीरो रख दोगे तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि F1 इज इक्वल टू F2, यानी कि जब ये रुकी होगी तो ये फोर्स इस फोर्स के बराबर होगा। ऐसे आप वर्टिकल डायरेक्शन में भी मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहां पर F1 फोर्स है, यहां पर F2 फोर्स है, ये a एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो नेट फोर्स इस पर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ma के इक्वल हो जाएगा। m इसका मास है, इसका मास m मान लीजिए। तो F नेट कितना होगा, F नेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए ये बॉडी a एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है, अगर ये बॉडी a एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले से ग्रेटर होगा। अगर ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले से ग्रेटर है तो क्या होगा, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू ma। और मैं अगर कह दूं कि ये बॉडी रुकी हुई है तो भैया एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो, यानी कि F1 माइनस F2 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि F1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, F2 के हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जब बॉडी रुकी हुई होती है तो जो अपोजिट फोर्सेस हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं F1 F2 होता, मान लीजिए F3 भी होता है तो हम लिख देते F1 इज इक्वल टू F2 प्लस F3, यानी कि एक डायरेक्शन वाला टोटल फोर्स बराबर अपोजिट डायरेक्शन वाले टोटल फोर्स के बराबर। अब देखिए यही कंसेप्ट हम यहां पर यूज करेंगे। यही कंसेप्ट हम यहां पर यूज करेंगे, कुछ नया नहीं करना। अब देखिए, अब इस पर देखेंगे कितने फोर्सेस लग रहा है। अच्छा देखिए यहां पर प्रेशर कितना था, P0,
ठीक है, यहां पर प्रेशर हम मान लेते हैं, यहां पर लोअर सरफेस प्रेशर मान लेते हैं P है। देखिए P इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू ए। अब देखिए यहां का एरिया A है, सॉरी P इज इक्वल टू F अपॉन A, तो F इज इक्वल टू P इंटू ए। देखिए अब देखिए यहां का एरिया क्या है, A, कितना प्रेशर पड़ रहा है P0, तो यहां पर फोर्स कितना होगा, तो यहां पर फोर्स अगर मैं F1 मान लूं तो ये होगा P0 इंटू ए, और कहां लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहां पर बना देता हूं, इस पूरे सिलेंडर को एक बॉडी मान लेते हैं। अब देखेंगे इस पर फोर्स क्या लग रहा है, P0 इंटू ए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। इसका वेट mg कहां लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ऊपर की ओर कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर की ओर कितना फोर्स लग रहा है, यहां प्रेशर P माना था, एरिया A है, तो फोर्स कितना हो गया, P इंटू ए। ये फोर्स हम F2 मान लेते हैं, क्या हो गया, P इंटू ए, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, P इंटू ए। अब भैया ये रुका हुआ है तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब एक्सीलरेशन जीरो है, मैंने क्या बताया था, एक डायरेक्शन में जितना फोर्स हो बराबर होगा दूसरी डायरेक्शन में जितना फोर्स, मतलब इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है, P इंटू ए, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है, P नॉट ए प्लस mg, ठीक है, P नॉट ए प्लस mg। अच्छा मास क्या होता है बताइए, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे सिलेंडर, अगर ये एरिया A है, h हाइट है, तो एरिया इंटू हाइट कर देंगे, वॉल्यूम निकल आएगा, यानी मास आ गया AH रो, AH रो रख दिया। तो ये क्या इक्वेशन है, P इंटू ए इज इक्वल टू कितना है, P नॉट इंटू ए प्लस मास की जगह क्या रख देंगे, AH रो, और साथ में क्या है G। अब देखिए एरिया यहां भी एरिया, यहां भी एरिया, यहां भी कॉमन लेके कट जाएगा, तो P इज इक्वल टू P नॉट प्लस H रो G, H रो G। इसका मतलब क्या हुआ, P का मतलब बेस पर जो प्रेशर आ गया वो कितना आ गया, P नॉट प्लस H रो G, कितना आ गया, P नॉट प्लस H रो G। इसका मतलब क्या हुआ, आगे देखते हैं। देखिए इसका ये मतलब हुआ, हम लोग ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि मान लीजिए ये वेसल है, इसमें ये लिक्विड है। अब दो पॉइंट ले लिया हमने, यहां A ले लिया, यहां B ले लिया। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा कि जो बेस पर प्रेशर आया वो P नॉट प्लस H रो G। इसका मतलब अगर ये डेप्थ H है, अगर ये डेप्थ H है और यहां पर प्रेशर P नॉट है, तो B पर प्रेशर कितना होगा, B पर प्रेशर होगा P नॉट प्लस H रो G, ठीक है। अब मैं इसको दूसरा ले लेता हूं, मान लीजिए लिक्विड, ठीक, ये दो पॉइंट है, मान लीजिए लिक्विड के अंदर लेता हूं A B, और इन दोनों के बीच की डेप्थ है H। अब A पर प्रेशर अगर P1 है और B पर प्रेशर अगर P2 है, तो P2 किसके बराबर होगा, ये हाइट H है, तो P2 होगा P1 प्लस H रो G, P1 प्लस H रो G। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाएंगे H की वैल्यू बढ़ती जाएगी, H की वैल्यू बढ़ती जाएगी, प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी प्रेशर बढ़ता जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर, अब देखिए यहां पर बहुत सारे पॉइंट मिले हॉरिजॉन्टल, एक चीज बताइए, ये भी H डेप्थ पर है, ये भी H डेप्थ, मतलब H डेप्थ मान ले तो सारे पॉइंट H डेप्थ पर है, फ्री सरफेस, तो इन सारे पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, सेम। इन सारे पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, सेम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हर पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, सेम। आगे हम लोग प्रूव भी करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को एक चीज समझ में आ गई
कि एच डेप्थ नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है, इसीलिए समुद्र में बहुत नीचे अगर आप जाइए तो बहुत नीचे जाने पर आपकी दिमाग की नसें भी फट सकती हैं, इतना ज्यादा प्रेशर होता है। ठीक है ना? तो हम लोग ने क्या सीखा? हम लोग ने भैया सीखा ये, अब चलिए फिर से बना लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट ए, यहां पर बी, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, तो बी पर प्रेशर कितना होगा? बी पर प्रेशर होगा, अगर ये डेप्थ एच है तो बी पर प्रेशर होगा पी नॉट प्लस एच रो जी। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, P इज इक्वल टू एच रो जी प्लस पी नॉट। अब हम अगर प्रेशर और हाइट के बीच ग्राफ प्लॉट करें, प्रेशर और हाइट के बीच ग्राफ प्लॉट करें, जरा देखिए, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी, सॉरी ऐसे करें, एच रो जी प्लस पी नॉट। इसको जरा कंपेयर कराइए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्लास 10th में पढ़ा था। यहां पर P की जगह y एक्सिस में कौन है? प्रेशर है। x एक्सिस में कौन है? h, तो h हमारा हो गया x। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए, P इज इक्वल टू रो जी एच प्लस पी नॉट। तो P किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मतलब किस एक्सिस में? y एक्सिस। h किस एक्सिस में? x। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? c। c क्या होता है? इंटरसेक्ट होता है। c क्या होता है? इंटरसेक्ट होता है। देखिए पावर क्या है? 1, यानी कि जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा। ग्राफ कैसा होगा? लीनियर। लेकिन इंटरसेप्ट हमें पी नॉट देना है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होता है। यहां पर जरा देखिए, ये जो पोर्शन है ये सी की वैल्यू बता रहा है, सी मतलब पी नॉट की वैल्यू बता रहा है। अब जरा गौर से देखिए, अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर कराऊं तो m कितना आएगा? रो जी आएगा कि नहीं? m क्या होता है? क्लास 10 में पढ़ूंगा, स्लोप। m क्या होता है? स्लोप, यानी कि स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई? रो जी। यानी स्लोप किसको बोलते हैं? टेन थीटा को। तो टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? रो जी के इक्वल आ गई कि नहीं आ गई? टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी? रो जी। टेन थीटा का मतलब स्लोप, टेन थीटा का मतलब स्लोप। ये एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं टेन थीटा निकालूं तो आंख बंद करके बोल दीजिए कितना होगा? रो जी। कितना होगा? रो इंटू जी। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, ठीक है, इसका आगे कल पढ़ते हैं।